हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के हिस्ट्री सब्जेक्ट में चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर को। इसके पहले इस वीडियो को कंप्लीट करा दिया गया है, साइंस वगैरह की भी वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आपसे थर्ड क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है थर्ड चैप्टर के कि डिस्क्राइब कीजिए वेम्बायर रिपब्लिक ने कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस किया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया उसने, तो उसमें हम लोग 2-3 हेडिंग ऐसे बना के लिख सकते हैं, जैसे एक वर्साइल ट्रीची ने उसके साथ जो गलत किया था। सेकंड क्या हो गया था, वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, है ना। तो ये, और थर्ड इसमें पॉलिटिकल डिफेक्ट, यानी जो उसके पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे चल रहा था उसमें कौन सी प्रॉब्लम थी जिसके द्वारा वेम्बायर रिपब्लिक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए देखते हैं इसमें वर्साइल ट्रीची ने क्या किया था। द वर्साइल पीस ट्रीची एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार डिस्पोज जर्मनी ऑफ इट्स टेरिटरीज। उसके जो जर्मनी के जो टेरिटरीज थे उससे उसने जो है डिस्पोज कर देती है वो, इट्स रिसोर्सेज एंड इट्स प्राइड एज नेशन। ही आल्सो हैड टू पे 6 बिलियन पाउंड्स एज वार कंपेंसेशन। इन ए स्पिरिट ऑफ हार्श टर्म द वेम्बायर रिपब्लिक एक्सेप्टेड द ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटी, देयरबाय मेकिंग इट अनपॉपुलर अमंग द जर्मन मैसेज। तो क्या होता है ना कि जो वर्साइल ट्रीची होती है ना, वो जो समझौता पत्र होता है ना, उसमें जो है वो दगाबाजी कर जाती है। दगाबाजी मतलब उसका साथ नहीं देती जर्मनी का जब लड़ाई हो रही होती है, और जर्मनी जो है हार जाती है, और उसके कारण ही, हारने के कारण ही 6 बिलियन पाउंड्स का उसके ऊपर जो है कंसेप्शन रख देते हैं जो एलाइज होती हैं। सेकेंड कौन सी प्रॉब्लम हुई थी उसको, वेम्बायर रिपब्लिक को, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा आपातकाल आ गया था, ठीक है। जर्मन स्टेट फाइनेंशियली क्रिपल्ड, क्रिपल मीन्स होता है विकलांग। तो जो वहाँ की फाइनेंशियली स्टेट थी ना जर्मन, वो बहुत ज़्यादा जो है क्रिपल हो गई थी ड्यू टू ओवरवेलिंग वार डेप्ट विच हैड टू बी पेड इन गोल्ड। जो कुछ भी उसकी लड़ाइयाँ चल रही थी आसपास में, उसमें जो है सोने को पेड गोल्ड दिया जाता था ना, मतलब युद्ध में किसी से पैसे लेने हैं आपको तो उसके बदले में आपको गोल्ड देना पड़ता था। तो जर्मनी जो है ना गोल्ड दे देती थी और उसको पैसे मिल जाते थे। सब कंट्री रूप से जो गोल्ड थे, यहाँ पे गोल्ड है, ये गोल्ड रहेगा यहाँ पे। रिजर्व डिप्लेटेड एंड वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। इस तरह से जो है ना धीरे धीरे सोना भी उन लोग के पास से खत्म हो जाता है, और जो जर्मनी का जो मार्क है ना, मार्क मतलब वहाँ पे जैसे हम लोग के यहाँ रुपया चलता है, तो वहाँ पे मार्क चलता है, तो मार्क की वैल्यू जो है गिर जाती है एज ए डॉलर कंपेयर टू डॉलर। प्राइस ऑफ इसेंशियल गुड्स रोज ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली मतलब बहुत ही अचंभित कर देने वाले रेट हमको देखने को मिलते थे। क्यों? क्योंकि मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंटली वहाँ पे हो रहा था। पॉलिटिकल डिफेक्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेम्बायर रिपब्लिक was sick due to the inherent constitutional irregularities such as the proportional representation and Article 48। पॉलिटिकल डिफेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे एक आर्टिकल 14 था। इसका मतलब होता था ना कि जो प्रेसिडेंट होता है वो पावर को कभी भी इमरजेंसी और रूल बाय डिक्री कर सकता था, मतलब खुद ही ऑटोक्रेसी में शासन कर सकता था। यह एक आर्टिकल था, रूल था जर्मनी में। तो बहुत ज़्यादा यह जो है कमी रही है वहाँ पे, क्योंकि ना तो प्रेसिडेंट को ऐसी पावर मिलने की कोई रूल होता और ना ही हिटलर को सारा वो पावर मिलता, है ना। तो द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम सीम टू गिव द पीपल नो सॉल्यूशन ऑफ बेनिफिट्स इन द टाइम्स ऑफ द सेवर इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इतनी सारी समस्याएं जब थी वहाँ पे, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, तो उस समय जो है वहाँ की डेमोक्रेटिक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा था उसमें किसी भी प्रकार का लोगों को सल्यूशन नहीं दिखता था, और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे उसका माहौल जो है बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था। तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, डिस्कस वाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी 1930। 1930 में जर्मनी में जो है नाजिज्म क्यों पॉपुलर हो गया, मतलब किस तरह से पॉपुलर हुआ। तो बहुत सारी रीज़न है उसके पॉपुलर होने के, जैसे कि सबसे बड़ी बात तो कि डिप्रेशन का वक्त चल रहा था, ऐसे में कोई उम्मीद की किरण तो जगाने वाला था, भले ही वो हिटलर ही था। सेकेंड रीज़न क्या था, इसमें जो पावरफुल स्पीचेज हुआ करती थी हिटलर की, वो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती थी। थर्ड में हम लोग इसमें लिख सकते हैं नाजी प्रोपेगेंडा। तो जो नाजिज्म का प्रोपेगेंडा था वो बहुत ज़्यादा यूनिक था, मतलब उसके लुक वगैरह, जैसे फ्लैग वगैरह थे, है ना, स्वास्तिक बने होते थे, हम लोग सब चैप्टर में कवर कर रखे हैं। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे इसमें क्या रीज़न रहे हैं, लॉट ऑफ रीज़न है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, द मोस्ट एपिरेंट बीइंग द ग्रेट डिप्रेशन। सबसे बड़ी बात ये है ना कि वहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन का समय चल रहा था, लोग तनाव में थे, लोग डिप्रेशन में चले गए थे। द वेम्बायर रिपब्लिक डिड लिटिल टू रेमेडी द कंट्रीज इकोनॉमिक डाउनफॉल।
जो वेमायर रिपब्लिक थी वो बहुत ही थोड़ा ही कर पा रही थी किसी भी तरह से। इकोनॉमिक का जो डाउनफॉल हो रहा था, जो गिरावट आ रही थी वहाँ की इकोनॉमिक स्टेट में, तो उससे बचने के लिए एंड द हिटलर वाज प्रेजेंटेड एज अ सवेरियर टू द ह्यूमिलेटेड जर्मन पीपल लिविंग इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। तो जर्मनी में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर में हिटलर जो था वो अपने आप को एक सुवेरियर के रूप में प्रस्तुत करता है, मसीहा के रूप में। लोगों को लगने लगता है कि हिटलर मसीहा बनकर उनके लिए ही आया है। तो ये पावरफुल स्पीचेस किसके? हिटलर के जो स्पीच हुआ करते थे ना, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे और लोग उसको देख के अट्रैक्ट हुआ करते थे, सुन के उनकी बातों को। इन विच ही सॉट टू बिल्ड ग्रेट नेशन। अपने स्पीचेस में हिटलर क्या कहा करता था? वो कसमें खाया करता था शॉर्ट कि भाई मैं ग्रेट नेशन बनाऊंगा, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाऊंगा, महान बनाऊंगा। साथ ही साथ अंडू द इनजस्टिस ऑफ वर्साइल ट्रीटी, जो वर्साइल ट्रीटी ने उसके साथ धोखा किया है ना, उसके साथ वो इनजस्टिस के साथ उस अन्याय का बदला लेगा। रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर द स्टर्ड होप्स इन पीपल। तो मैं और ये भी कहता था कि मैं लोगों को नौकरियां दूंगा, एम्प्लॉयमेंट दूंगा, रोजगार दूंगा और लोगों को उम्मीद जगाता था। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब आप दुखी होते हैं, निराश होते हैं ना, डिप्रेशन में होते हैं, तो आपको अगर कोई आपको हौसला देने वाला आता है, मिलता है ना, तो वो आपके लिए सुवेरियर की जैसा ही फील होता है। तो बिल्कुल यही हुआ था जर्मन के लोगों के साथ। नाजी प्रोपेगेंडा जो है बहुत यूनिक हुआ करती थी। उसकी जो चीज़ें थी जैसे रेड बैनर्स है ना, स्वास्तिका, नाजी सल्यूट करता था एंड ऑल द राउंड्स ऑफ अपोल्यूज अट्रैक्टेड द पीपल मेकिंग नाजिज्म वेरी पॉपुलर। और साथ ही साथ जितने भी आसपास के जो मीडिया थी या फिर जो कुछ भी था ना, वो सब कुछ जो है मिलके ना नाजिज्म को जर्मनी में पॉपुलर बनाते हैं। थर्ड में पूछा जा रहा है बेसिकली कि व्हाट आर द पेकुलियर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग। नाजी थिंकिंग का मतलब एक कोई सीधा सा आप एग्जांपल दीजिए कि क्या मतलब नाजी में अगर आप जी रहे हैं तो मतलब इसका क्या मतलब है, क्या सोचना चाहिए आपको नाजिज्म के हिसाब से। तो द पेकुलियर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग व ए बिलीव इन रेशियल हायरार्ची, मतलब आपको रेशियल हायरार्ची में बिलीव करना होगा। लेवेंसरियम और लिविंग स्पेस, ठीक है, उसी को कहते हैं लेवेंसरियम कहते थे वहाँ की लैंग्वेज में, या फिर उसे आप कह सकते हैं लिविंग स्पेस। सेकेंड क्या था? नॉर्डिक जर्मन आर्डन वर द टॉप। जो नॉर्डिक नाजिज्म की तरफ से अगर आप देखना चाहें, उसकी दृष्टि से अगर आप सोचना चाहें, तो आपको क्या सोचना चाहिए कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन है वो टॉप पर है। वाइल द ज्यूज फॉर्म द लोवेस्ट रंग ऑफ द रेशियल लेडर। और ज्यूज वगैरह किस कास्ट में है? वो लोग बहुत ही नीचे लैडर टाइप के कास्ट में बिलोंग करते हैं। थर्ड क्या आप देखेंगे अगर आप नाजिज्म से जुड़े हुए हैं तो दे बिलीव, आपको मानना होगा कि दैट ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड रूल। केवल जो मजबूत रेस है, मजबूत जात है ना वो लोगों की, वही केवल सर्वाइव कर सकती है और रूल कर सकती है, शासन कर सकती है। जो लोग ऐसे नहीं है वो लोग क्या है, उन लोग को तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं, अनडिजरेबल है ना, उन लोग को तो मर जाना चाहिए। ऐसा जो हिटलर का प्रोपेगेंडा रहा करता था। न्यू टेरिटरीज मस्ट बी गेन फॉर इन्हांसिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ जर्मनी। और नाजिज्म के हिसाब से आप यह भी सोच सकते हैं कि जो नई टेरिटरीज हैं वो बनाई जानी चाहिए और नेचुरल रिसोर्स और पावर जो है जर्मनी का और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो ये था नाजिज्म के तरफ से आई साइड की। अगर आप नाजी की थिंकिंग को देखें तो क्या है नाजी की थिंकिंग, नाजिज्म में रहने वाले लोग क्या सोचते थे। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है एक्सप्लेन व्हाई नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग हार्टेड फॉर द ज्यूज। मतलब आपको बताना है कि ज्यूज से नफरत करने के लिए नाजिज्म में नाजी के लोग जो थे वो किस तरह का प्रोपेगेंडा तैयार करते थे और कैसे वो जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो देखिए बेसिकली आप इसमें लिख सकते हैं द नाजी यूज द लैंग्वेज एंड मीडिया इफेक्टिवली विद ग्रेट केयर। बहुत ही सावधानी से लैंग्वेज का और मीडिया का जो नाजिज्म थी वो यूज किया करती थी। क्योंकि देखो हम लोग तो देखिए है ना, उसमें बताया गया है जैसे कि वो कभी ये नहीं कहते थे कि किसी को जाओ इसका मर्डर कर डालो, ये ज्यूज़ हैं, ये बेकार हैं, डिजरेबल हैं, इनको मार डालो, ऐसा कभी नहीं कहते थे। वो कहते थे कि इनको इन्फेक्शन हो गया, इनको डिसइंफेक्शन एरिया में ले जाओ, है ना, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे दो। जो क्रिपल्ड लोग होते थे उनको कहते थे स्पेशल ट्रीटमेंट दे दो। तो लोगों को लगता था कि स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब इलाज करवा रहा है हिटलर, है ना, बट एज अ लैंग्वेज अगर हिटलर और उसके ऑफिसर की बात करें तो स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब होता था उन्हें मार डालना, ठीक है, गैस चैम्बर वगैरह में भेज देना। तो इस तरह से मतलब वो शब्दों का बहुत ही ध्यान से प्रयोग करता था और साथ ही साथ मीडिया का बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट मिलता है। द रेशियल थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय द नाजी दैट द ज्यूज बिलोंग टू अ लोअर लेस एंड सच वर्ड अनडिजरेबल। तो नाजिज्म में जो लोग थे उनका ऐसा मानना था कि जो ज्यूज़ हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, लोअर का रेस से बिलोंग करते हैं और जो है ये समाज के लिए कैसे हैं, अनडिजरेबल है।
फिर लिख सकते हैं इसमें हम लोग ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हैटेड फॉर द ज्यूज, बिकॉज जो क्रिश्चियन लोग थे ना वो नफरत करते थे ज्यूज से। क्यों? क्योंकि यह फैलाया गया था, यह बताया गया था भाई कि इन लोगों ने ही क्रिस्ट को मारा है, और साथ ही साथ फुल एक्सप्लोडेड बाय द नाजी इन द ऑर्डर टू मेक द जर्मन्स प्रीजुडिकल अगेंस्ट द ज्यू। तो लोगों को जब यह बताया गया कि इन ज्यूज़ लोगों ने ही मिलके क्रिस्ट को मारा है, तो फिर वो लोग भी जो है पूरी तरह से नाजिज्म में आ जाते हैं, और जो है ज्यूज़ को के खिलाफ जो है प्रीजुडिशियल, यानी कि आप कहो कि जो अन्याय हुआ है, जो क्रिस्ट को मारा गया है, तो उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए, ज्यूज़ को मिलनी चाहिए। तो इस तरह के लोगों की फीलिंग्स हो जाती थी। द नाजी इंजेक्टेड हार्टेड अगेंस्ट द ज्यूज़ इवन इन द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ड्यूरिंग द डेज ऑफ देयर स्कूलिंग। बहुत ही स्टार्टिंग से ही वहाँ पे ज्यूज़ से नफरत करने के लिए बच्चों के मन में बिठाया जाता था, बातों को समझाया जाता था उनके स्कूल दिनों से ही। यानी यूँ कह लीजिए आपकी स्कूल में बच्चों को ये सब सारी चीज़ें सिखाई जाती थी कि आप लोग ज्यूज़ से नफरत कीजिए। The teachers who were Jews were dismissed and Jewish children were thrown out of the school। जो टीचर्स थे ज्यूज से रिलेटेड, ज्यूस रेस से बिलोंग करते थे, उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, और जो बच्चे होते थे ज्यूस के उन सबको स्कूल से बाहर कर दिया गया। इस तरह के जो मेथड्स थे और जो न्यू आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग थी ना न्यू जनरेशन में बच्चों की जो भेजी जा रही थी, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वे में काम करती है नाजी प्रोपेगेंडा के रूप में, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है ज्यू से नफरत फैलाने के लिए, ज्यू के लोगों से को नफरत से भरने के लिए, ऐसा कह सकते हैं आप। प्रोपेगेंडा फिल्म जो होती थी वो भी तैयार की जाती थी, जिसमें दिखाया जाता था कि ज्यूज़ कितने गंदे हैं, लोग उनसे हेटेड नफरत करते थे। ऑर्थोडॉक्स जो ज्यूज़ थे वो स्टीरियोटाइप से मार्क किए गए। फॉर एग्जांपल के रूप में अगर देखें तो वन सच फिल्म वाज द इटर्नल ज्यू, एक मूवी है ये जो कि ज्यूज़ से नफरत किया जाए, क्यों किया जाए, कितने गंदे हैं, वो सब इस मूवी में दिखाया गया है, यही लोगों को दिखाया जाता था। तो इस तरह के मूवीज़ वगैरह को दिखा के स्टीरियोटाइप से जो है वहाँ पे ज्यूज से नफरत फैलाया गया और उनको मार दिया गया। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एक्सप्लेन व्हाट रोल वीमेन हैड इन नाजी सोसाइटी। नाजी सोसाइटी में वीमेन का क्या रोल है, क्या भूमिका है। रिटर्न टू द चैप्टर 1 ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चैप्टर 1 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है वहाँ की वीमेन का, और यहाँ नाजीज़म में, यहाँ जर्मनी में जो वीमेन है उनका, उन दोनों में क्या उनका रोल रहा है सोसाइटी में। दोनों को कंपेयर करना है, पैराग्राफ को कंपेयर करते हुए कंट्रास्ट डालना है कि भाई रोल ऑफ वीमेन इन टू पीरियड्स, इन दोनों समय में वीमेन का क्या रोल रहा है। तो फ्रेंच में तो आप लोगों ने देखा ये वो लोग अपने हक के लिए लड़ती है, और जबकि नाजिज्म में क्या था, यहाँ पे हिटलर जो है यहाँ की जो मदर्स थी, जो मदरहुड का रूल था उसका, वो सब वो करता है। तो हम लोगों ने तो देखा ये, तो इसमें सिंपली हम लोग लिखेंगे रोल ऑफ द वीमेन इन नाजी सोसाइटी फॉलोड द रूल्स ऑफ ए लार्जली पार्टिकल ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। मतलब जो नाजिज्म में सोसाइटी थी, वो जो वहाँ के वीमेन थी उनको जो है मेल के कैटेगरी से कहीं अलग रखा जाता था, अलग माना जाता था। हिटलर हेल्ड वीमेन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन इन जर्मनी। अपने जर्मनी में जो हिटलर था वो जो है महिलाओं को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता था, इंपॉर्टेंट सिटीजन, महत्वपूर्ण नागरिक मानता था। बट दिस वॉज ट्रू फॉर ओनली आर्यन वीमेन हु वेर प्योर ब्लड डिजराइबल आयरन। और यह भी मतलब वो किन महिलाओं को जो है अच्छा मानता था, डिजराइबल मानता था, उन लोगों को जो प्योर ब्लड आर्यन जन्म देती थी, जिनके बच्चे प्योर होते थे, प्योर ब्लड होते थे आर्यन, वो जो है उन मम्मियों को जो है यह बहुत ज़्यादा मानता था, उनको इम्पोर्टेंट देता था। बाकी लोगों को तो सिंपली मैन की तरह ही पनिश करता था। मदरहुड वाज द ओनली गोल दे वर थॉट टू रीच फॉर अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग द स्टीरियोटाइपिकल फंक्शन ऑफ मैनेजिंग द हाउस होल्ड एंड बीइंग गुड वाइफ्स। तो एक अच्छी पत्नी से होते हुए एक अच्छा घर संभालने वाली भी हुआ करती थी वहाँ पे। स्टीरियोटाइप्स अगर देखें हम तो जो महिलाएं थी जर्मनी में, इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट द रोल ऑफ वीमेन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वेयर वीमेन लेड टू मूवमेंट एंड थॉट फॉर राइट्स टू एजुकेशन एंड इक्वल वेजेस। जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फ्रांस में क्या हुआ था कि जो वीमेन थी वहाँ पे मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं, लड़ती हैं अपने अधिकारों के लिए, साथ ही साथ एजुकेशन के लिए और अपने समान वेज के लिए। मतलब उनको भी एक समान ही मेन के कंपेयर में वेज मिले, तनख्वाह मिले, इसके लिए उन्होंने लड़ाइयाँ की थी। कहाँ पे? फ्रांस रिवॉल्यूशन में। दे वर अलाउड टू फॉर्म पॉलिटिकल क्लब्स। उनको अलाउ किया गया था कि आप पॉलिटिकल क्लब बना सकती हैं। स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी, और उनके लिए तो स्कूलिंग कंपलसरी कर दिया गया था कि भाई गर्ल्स को तो हर हाल में ही स्कूल जाना ही है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जबकि जर्मनी में इसका अपोजिट हुआ है। तो इतना हम लोग इसमें बना के लिख सकते हैं। व्हाट वेज डिड द नाजी स्टेट सीक टू एस्टेब्लिश
टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपुल। मतलब किस तरह से आप बता सकते हैं कि जो नाजीज़म था जर्मनी में वो पूरी तरह से कैसे जो है कंट्रोल कर पाता है लोगों के ऊपर जर्मनी में। तो इसमें आप इसमें लिखेंगे द नाजी इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर इट्स पीपुल बाय वेरियस मीन्स, बहुत तरीकों से। कैसे? दे यूज डीपर प्रोपेगेंडा थ्रू द पोस्टर ऑफ फिल्म्स ग्लोरीफाई दियर बिहेवियर। अपने बिहेवियर को लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो लोग जो है मीडिया का और अलग अलग प्रकार के पोस्टर फिल्म्स वगैरह का प्रयोग करते थे अपने प्रोपेगेंडा के तौर पे। सेकेंड क्या इंपॉर्टेंट चीज़ था जिसकी वजह से उन्होंने कंट्रोल कर पाया? मीडिया वाज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिजिम एंड पॉपुलराइज इट। जो मीडिया थी ना, मीडिया देखिए पूरे देश को संभालने का जो मीडिया है ना, मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है, फोर्थ पिलर माना जाता है हमारी डेमोक्रेसी का। तो जो मीडिया जिसके कंट्रोल में हो गई ना, तो फिर सोचो आप क्या फिर का हो सकता है, क्योंकि दुनिया में सारी बातें सब तो नहीं जान सकते हैं ना। मीडिया के माध्यम से हम लोग सारी सच्ची और बुरी गलत जो भी सही गलत बातें हैं वो सब हम लोग समझते हैं और देखते हैं। तो मीडिया जो है उसके कंट्रोल में थी। तो मीडिया जो है ऐसे चीज़ों का यूज़ करती थी जो जिससे कि उसको सपोर्ट मिले, जिससे वो पॉपुलर हो सके। नेक्स्ट क्या था? रीजन नाजिज्म वर्क ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपुल। लोगों के दिमाग पे काम करती थी नाजिज्म। टैप देयर इमोशंस, उनके इमोशन से कैसे हैं, लोगों के इमोशन क्या हैं, इस समय क्या ज़रूरत है उनको, इस तरह की बातों का बड़ा ध्यान रखता था ये नाजिज्म। एंड द टर्न देयर हार्टेड एंड एंगर अगेंस्ट दोज मार्क एज अनडिजरेबल। और कितनी आसानी से वो लोग जो है ऐसे लोगों को मतलब जर्मनी के लोगों को मोटिवेट कर लेते थे और जो है ज्यूज़ के प्रति नफरत भर देते थे। और साथ ही साथ इसके पास स्पेशल सर्विलांस था हिटलर के पास, ठीक है। सिक्योरिटी फोर्सेस थी कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी में। इन वाट वेज द नाजीज वांटेड वाज क्रिएटेड। जैसा भी कुछ वो नाजीज चाहती थी वैसा ही वो लोग अपने स्पेशल फोर्स, सर्विलांस, सिक्योरिटी फोर्सेस इन सब चीज़ों का प्रयोग किया करते थे, जिसकी वजह से कंट्रोल था उन लोग का पूरी सिटीजन पे। दिस फोर्सेस एंड द पावर्स टू रूल विथ इम्प्यूनिटी। Genocide also created the atmosphere of fear and depression which held them to establish total control over its people। बहुत सारी रीजनों में एक यह भी बहुत बड़ा रीज़न रहा है जिसे जीनोसाइड वार हम लोग ने देखा था, जिसमें वो पीढ़ी की पीढ़ी ख़त्म कर देने के लिए जीनोसाइडिकल वार किया करता था। तो एक तरफ जीनोसाइडिकल जैसी चीज़ है एटमॉस्फेयर में, जो कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा रिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई किस तरह से क्या किया जाए, और इस आसानी से फिर यह पूरा नाजिज्म इन लोगों के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। तो फाइनली यह चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।